टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि जो माइग्रेशन हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देख रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड माइग्रेशन, उसके इफेक्ट्स क्या हैं वेस्टर्न सोसाइटी के लिए, उसके इफेक्ट्स क्या हैं ग्लोबल चेंजेस के लिए, और जहां तक टेररिज्म की बात आती है उसके क्या इफेक्ट्स हैं और क्या जो नतीजे निकलते हैं वो किस हिसाब से निकलते हैं। तो सागरिका, वेलकम टू द प्रोग्राम। सागरिका, आई विल स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। मैं एक सवाल से शुरू करूंगा एंड दैट इज, जब इसेंशियली सीरिया में सिविल वॉर स्टार्ट हुई, राइट, पिछले 10 साल पहले जब हमने देखा, तो एक बहुत बड़ा हजूम जो था सीरिया से, दे ट्राई टू क्रॉस ओवर इनटू यूरोप एंड अदर कंट्रीज। बट तब जब हमने देखा कि यूरोप ने बहुत कोशिश की उनको रोकने की, जो इसेंशियली मोर देन अ मिलियन वर इन जर्मनी जाने की घुस गए थे, फ्रांस में गए एंड बाकी यूरोपियन एरियाज में गए, वहां तक नहीं, इवन यूके यूएस में भी जो थे हमने इमिग्रेशन इश्यूज देखे थे। बट उस टाइम पर जो एक वेस्टर्न वर्ल्ड का जो एक ओवरव्यू था वो ये था कि इमिग्रेशन को रोकना है, राइट। बट 10 साल बाद जब हमने इसराइल और हमास का जो इस वक्त चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और जब हमने हमास का अटैक देखा इसराइल पे, तो हमने एक ओवरवेलमिंग वॉइस देखी वेस्ट से आती हुई जो बड़ी प्रो हमास है। और उसने कहीं ना कहीं दे हैव बीन ट्राइंग टू जस्टिफाई द टेरर एक्ट व्हिच हमास कैरिड आउट, जो 7 अक्टूबर को इसराइल पे आतंकी हमले हुए उसको कहीं कैरी आउट जो किया, तो उसकी एक बहुत सॉलिड जस्टिफिकेशन भी हमने देखी। और खाली हमने ये इमिग्रेंट्स की तरफ से नहीं देखा, बट हमने ये देखा कि काफी जो एकेडमिक सर्कल्स हैं, चाहे फिर वो यूरोप में हो या अमेरिका में हो या यूके में हो, वो भी जो थे उनके साथ खड़े हुए, वो भी कहीं पर उनकी जो आवाज में आवाज मिलाकर बात कर। तो आपको क्या लगता है, व्हाट इज द चेंज इन लास्ट दीज 10 years? ऐसा शिफ्ट जो है वो शिफ्ट क्यों आया है यूरोप में और वेस्टर्न वर्ल्ड? नमस्ते और धन्यवाद इस चर्चा पर बुलाने के लिए। तो आपने काफ़ी अच्छे से जोड़ा है इन कई सारे टॉपिक्स को। तो विषय ये है कि पिछले 10 साल पहले जब ये, जिसको माइग्रेंट और रेफ्यूजी क्राइसिस दोनों कहा जाता है, पर दोनों में अंतर है। पर खैर उस समय जो हुआ उसको दोनों कहा जाता है। लिबिया में युद्ध चल रहा था, सीरिया में युद्ध चल रहा था, तो दोनों, और इराक में भी तभी काफ़ी तहस नहस मचा दिया गया था। तो वहां से कई सारे, अब जैसे सीरिया के लिए बॉर्डर्स, ओपन बॉर्डर्स बोला गया था यूरोप को, और भले जर्मनी ने उस समय रोक लगाने की कोशिश करी थी, पर वहाँ के कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने उस समय भी कहा था कि मतलब भले हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, पर एक ह्यूमैनिटेरियन तौर से गलत होगा अगर हम रेफ्यूजीज को आश्रय ना दे पाए। पर ये जो पॉलिटिक्स है उस तरह से काम किया कि रोकने में पूरी तरह से वो लोग एकजुट नहीं हो पाए ऐसा कोई पॉलिसी बनाने के लिए। ऐसा नहीं था कि कुछ लोग बोले, कुछ पॉलिटिशियंस बोले कि रोकना चाहिए, तो बाकी लोग अलाइन हो गए, क्योंकि यूरोप यूरोप में एक एक देश अपने तरीके से काम तो करता है नहीं। वो ईयू एक अकेला एंटिटी है जो कि सब कुछ का इवेंचुअली उनके हिसाब से होता है। अब उसमें किस किस चीज का इन्फ्लुएंस है वो तो मतलब बहुत गहरा, मतलब उस विषय में जाने में बहुत समय लग जाएगा। पर बहुत सारे पॉलिटिक्स, बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स का उसमें मिश्रण है। तो बात यह है कि अगर हम उस नजरिए से देखें कि कि वो उस समय क्या हुआ था एंड ऑल दैट। अब देखिए 10 साल बाद तो बात ऐसी है कि जो इमिग्रेंट बोल कर आए हैं कि हम वहां पे रेफ्यूजी है, यहाँ वहां पे हमारे पास कुछ नहीं है, वो रेफ्यूजी की तरह रहे नहीं है। बहुत उनमें से जो बहुत सारे हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट देती है उसमें एंटाइटलमेंट मिल गया है। उनको घर, उनको जो आवास, वो कई बार सिटीजन से बेहतर आवास उनको मिल रहा है। स्कूलिंग फ्री है, उनको शेयर कैश पकड़ाया जाता है प्रॉपरली, जितने बच्चे उनके लिए और भी कैश पकड़ाया जाता है। पूरी यूरोप में ये रहा है। अब आप कह रहे हैं कि कोई अगर बिना इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन होता है जैसे हमारे गुजरात के तट पर जब पारसी जो ईरान से, पर्शिया से वो जब उन पर इस्लामिक अटैक हुआ था, तब वो हमारे राजा के पास आए थे आश्रय मांगने। तब उनको जब मिला था तो उन्होंने कहा था कि 3-4 चीजें मान कर रहेंगे, उनका तौर तरीका कोई नहीं बदलेगा, पर वो भी किसी का नहीं बदलेंगे। उनका रहन सहन वहां के लोगों जैसा होगा, उनके कपड़ों का आधार विषय सब
बात करने की भाषा सब वो अपनाने को तैयार थे, क्योंकि उनको पता था कि वो वापस जाने पर उनका पूरा अस्तित्व मिट जाएगा। तो उसी तरह से कोई भी रेफ्यूजी अगर साफ दिल से आके, कोई इकोनॉमिक माइग्रेंट्स जैसे होते हैं, कई सारे हिंदूज गए हैं ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स विदेश में, तो वो जब जाते हैं एक दूसरे सोसाइटी में जाते हैं, कोई और समाज में आप अपने आप को स्थित करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप उस समाज के कई गुण अपना लेते हैं, उस समाज के कॉन्स्टिट्यूशन को, उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानने लगते हैं। अब ये जो हुआ नहीं, कुछ ज्यादा ही जल्दी में हुआ। जो इस्लामिस्ट सपोर्ट आपको यूके में दिखेगा, उसमें अंतर है यूरोप से, क्योंकि यूके में ये बहुत दशकों से चल रहा है। कई दशक पहले का भी मैंने लिखा भी हुआ है, और उसमें भी कई रिसर्चर्स हैं जो बताए हैं कि ओवर टाइम उन्होंने कैसे बिल्डअप किया, एक मॉस्क इकोसिस्टम बनाना और रेडिकलाइजेशन स्लोली करना। वो 70s 80s से एक्चुअली बहुत फुल फ्लो में चल रहा है। पर जो यूरोप में हुआ वो 10 साल के बीच बहुत ज़्यादा एक उनका उनकी गणना बहुत बढ़ गई। और ये थोड़ा डरावना तो है एक रेसिडेंट के लिए, क्योंकि उनको एक अवसर भी नहीं मिला कि वो किसी और का, जिस समाज में गए हैं वो उसके गुण अपनाने को उनको बिल्कुल समय नहीं मिला। जो असिमिलेशन कहता है, असिमिलेशन इनटू अ सोसाइटी, वो बहुत ज़रूरी होता है कोई भी एक रेफ्यूजी के लिए, क्योंकि आपको कहीं पे काम करना होगा, आपको कहीं पे कमाना होगा, आपके इवेंचुअली कस्टमर्स या एम्प्लॉयर्स या जिनके साथ आपका लेन देन होगा, वो तो उस देश के हैं, उस समाज के, जिनकी सोच, जिनकी भाषा, जिनका तौर तरीका आपसे बिल्कुल अलग है। इसका अवसर किसी माइग्रेंट या एक रेफ्यूजी को मिला नहीं। अब इस पे भले हम विवाद करें कि उनको चाहिए नहीं था वो अवसर, ही हो सकता है, पर एक फोर्स तो होता है ना कि गवर्नमेंटल प्रेशर की। जैसे यहाँ पर जब पारसीज आए थे, तब उन पे राजा का वो था कि उनको कंडीशन दिया गया था कि आप जब तक ये 3 कंडीशंस नहीं मानते, तब तक कि आपको हम आश्रय नहीं दे सकते, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारा रहन सहन बदल जाए, आप आकर हम पे राज नहीं कर सकते हैं। अब यही वाली चीज इनको नहीं बताया गया है ना, तो वो आकर अपना रहन सहन चाहते थे कि बाकी पूरी समाज उनके हिसाब से चले। अब जिस चीज से भाग रहे हैं वही चीज आप दोबारा दूसरे देश में कर रहे हैं, तो वो हो गया है। अब ये बिल्कुल अब देखिए इस पे ना रिएक्शन यूरोप में, जैसे इंडिया में क्या होता है, थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है ना कि थोड़ा मिडिल ग्राउंड ढूंढना, वो वाली बात होती है। अब यूरोप में वो वाली चीज ज्यादा है नहीं। पहले पहले क्या हुआ कि पीपल वर डिपेंडिंग ऑन दैट पॉलिटिकल, भले वो थोड़े लेफ्ट के हो, थोड़े राइट के हो, उस हिसाब से अपना देखते थे। पर एक वो जो रिएक्शन होता है ना कि हमसे एकदम अलग रहन सहन, हमारे बच्चों के साथ कई बार मतलब बहुत बुरी खबरें आती है, लाइक द नंबर ऑफ रेप्स जो हुए हैं बहुत हाई चले गए हैं ओवर द लास्ट 10 years इन यूरोप। स्वीडन में आप देखें तो ऑलमोस्ट 100% से ज्यादा इंक्रीज है इन रिपोर्टेड क्राइम्स। जो अनरिपोर्टेड गए हैं वो तो अलग बात है, बट रिपोर्टेड क्राइम्स में इतना ज्यादा अगर बढ़ गया है, तो आप सोच ही सकते हैं कि समाज में कोई जिन माता पिताओं को आदत है कि उनके बच्चे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूमने जाएं, जिनकी बच्चियां कॉलेज जाएं, उनको हमेशा एक घबराहट में रहना पड़ता है कि हमारे उनके साथ क्या होगा। बात तो कर रहे, तो वो एक डर का माहौल जो कहा जाता है, वो सच में पैदा हुआ है एक आम नागरिक में। तो वही जो बात है वो पॉलिटिक्स में दिख रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो अब But तक what is the politics behind it? Because if you look, essentially, अगर हम देखें ना, the West is something which stood against terrorism very strongly. 20 साल तक they have been fighting, whether it is US allies in Iraq, whether they fought in Afghanistan, whether they collaborate in fighting in Africa. Essentially, they are the ones who have stood and said that this is a terrorism has to stop. We have to fight it. So where do you see the politics of it? Because at one end तो ये कहते हैं कि हम जो है आतंकवाद से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि radicalization जो है that is the mother of basically that is what fuels terrorism and that is what fuels conflict around the world. But then they are they are adopting the same radical
ideology, and they are giving that air in a sense. They're giving it justification, whether it is Harvard, whether it is any university in US. How don't you see a hypocrisy there or a dichotomy of the two thoughts? कहीं पे कुछ पॉलिटिक्स क्या है इसकी? अभी तक के आपने जो मैंने जो बातें करी वो था रेफ्यूजी क्राइसिस इन यूरोप पे, आपने उससे हमास उससे जोड़ा था, सॉरी वो मेरे बात से निकल गया उस समय, काफी लंबा कह दिया था तो मैंने सोचा रोक दूं। तो हम बात कर सकते हैं जी, तो बात ये है कि अब 10 साल से जो लोग वहां पे स्थित हो चुके हैं, जो नागरिक, कुछ उनमें से नागरिक बन चुके हैं, कुछ पोजीशंस ऑफ पावर में जा चुके हैं और उनके लिए एक इकोसिस्टम पूरा क्रिएट हो चुका है, तो किसी को क्यों लगता है कि एक विशाल पॉपुलेशन, एक विशाल जनसंख्या शांत बैठी रहेगी, वो अपना कोई अपने कोई तौर तरीके नहीं अपनाएगी, अपना सोच नहीं किसी और पे हावी करेगी, जिनका मतलब वो रहा है, जिनका जो मतलब अपने सोच और अपने रिलीजन से काफी लगाव रखते हैं, और मतलब क्यों नहीं रखना चाहिए एज लॉन्ग एज किसी और को हार्म ना हो। तो बात ये है कि अगेन विदाउट एसिमिलेशन ये लोग आए हैं, अब जब आ गए हैं 10 साल, तो उनको वो देश के अंदर रहन सहन उनको सीख गया है कि प्रैक्टिकली उनको क्या क्या करना है, कौन से कॉलेज में जाना है, बच्चों को कहाँ डालना है, कौन सी डिग्रीज चाहिए। तो उसमें जो प्रो हमास, which look, Hamas का ideology is essentially extermination of Jews, and this sounds horrible, मुझे कहते हुए बहुत घृणा हो रही है, क्योंकि कहना कि यहूदी, हर यहूदी का अंत हो जाए, ये मतलब एक, मतलब आप सोचिए कि कितनी घटिया बात है कहने वाली, पर ये उनका स्टेटेड आइडियोलॉजी है, उनका स्टेटेड एंड गोल है। तो अगर ये चाहते हैं और उनको सपोर्ट पैलेस्टाइन के फ्लैग के अंडर करते, देखिए भारत का जो स्टेट है पैलेस्टाइन सपोर्ट करती है, वो 2 स्टेट सोल्यूशन सपोर्ट करती है, पर आज जो पैलेस्टाइन के नाम पे सपोर्ट कर रहे हैं वो पैलेस्टाइन का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो पैलेस्टाइन के सिटीजन्स का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर कर रहे होते तो वो कहते हैं कि इजिप्ट अपने बॉर्डर्स में पैलेस्टीनियंस को लें, वो कह रहे होते हैं कि गाजा के नागरिकों को इजिप्ट, जॉर्डन, ये उनको आश्रय दे, पर वो ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम पैलेस्टाइन को सपोर्ट, उसका कोई ज्यादा सर पैर है नहीं। और आप उसमें वीडियोस देखिए, जो आप कह रहे हैं ना एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, आफ्टर 9/11 ऐसा हुआ कि एकेडेमिया थोड़ा, क्योंकि वहां पर जो मुस्लिम्स थे, जो हिंदूज भी थे, कई सिख्स भी थे, उनके साथ काफी ज्यादतियां हुई हैं, क्योंकि वो पुलिस पूरा टेररिज्म के डर से बहुत ज्यादा बहुत हावी पड़ गई थी वहां के आम जनता पर, जो गोरे नहीं दिखते थे, जो क्रिश्चियन चर्च में नहीं जाते थे, तो काफी एक्सट्रीम केसेस हुए थे। अब उन चीजों को, अब यू कुड कर्ब दोज थिंग्स, राइट, वो एक स्पेसिफिक केसेस को बिल्कुल उसके अराउंड एक पब्लिसिटी होना चाहिए था, टैकल करना चाहिए था। उसके बजाय क्या हो गया, ये एकेडमिक मैटर हो गया, उसको सिस्टमिक कहने लग गए। लोग कहने लगे कि मुस्लिम्स को देखकर डर होता है एंड उसका कोई बेसिस नहीं है, ये तो गलत है। फिर तो ऐसा हो गया कि कोई मुस्लिम कोई क्राइम करे, उसकी गलती नहीं है, वो किसी और चीज, टेरर अपॉलजी कह रहे थे। इस्लामोफोबिया became a big discussion point. वर्ड एकदम पॉइंट, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अगर किसी भी मुस्लिम या इमिग्रेंट को कुछ भी कह दें तो आपको रेसिस्ट कहा जाएगा, तो आपको इस्लाम, बट आप भले आप एक कान से निकाल के दूसरे कान से, मतलब एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें तो ठीक होता। इश्यू ये है कि आप पे अगर वो ठप्पा लग गया तो आपके नौकरी में इश्यू होगा, आपकी पढ़ाई में इश्यू होगा, आपको अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज से निकाल दिया जा सकता है। तो ये सारी बातें जब होने लग गई तब सब खूब सीरियसली लेने लग गए कि नहीं नहीं हमें रेसिस्ट नहीं होना है। मतलब रेसिस्ट नहीं होना है कि ये मतलब हो गया कि आप ब्रिटिश पुलिस में रहकर रॉटरडैम के बच्चों को, जो रॉटरडैम में केसेस हुए हैं ग्रूमिंग एक्ट्स के, उनको आप जान रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, गैंग रेप्स हो रहे हैं, दे आर कमिटिंग सुइसाइड इन
scores. You are allowing that to happen because you don't want to be labeled racist. इसका कोई मतलब लॉजिकल सॉल्यूशन नहीं है. इसका ये है कि एक शब्द से आप घबरा कर आपके एक्शन ज्यादा अफेक्ट हो गए. मतलब आपको वो शब्द से इतनी घबराहट है कि आपके एक्शंस अफेक्ट हो रहे हैं. तो ये एक मास हिस्टेरिया, मास हेलुसिनेशन, क्या कहूँ कि मतलब वो एक हो गया. अब उसको इंटेलेक्चुअलाइज किया गया, उसको एक एकेडमिक ट्विस्ट दिया गया. और इन यूनिवर्सिटीज में जो जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम यहाँ से तो भारत से जितने बच्चे जाते हैं सबसे होशियार बच्चों को भेजा जाता है. पर आप वहां पे देखिए एंट्री का एक क्राइटेरिया होता है एसओपी, मेरिट, सर्टिफिकेट सब दिखाइए. एक तो होता है आपने कितने एनजीओज में काम किए हैं, वो एक क्राइटेरिया होता है. आपके मामा के पास कोई एनजीओ है, उसका नाम लगा दीजिए, उसमें एक कहानी लिख दीजिए, ठीक है आपने बहुत अच्छा काम कर दिया. विदेश में गए हैं, आस पड़ोस के अपने घर के कोई खाना बनाने वाली या वहां पे आपको काम में हेल्प करने वाली कोई, उनके साथ क्या हो रहा है आपको कोई मतलब नहीं है कि उनके पति लोग उनको पीट के चले जा रहे हैं, आपने उनकी कोई सहायता की है कि नहीं. नहीं, आपने कौन से एनजीओ का नाम लगाया है, कौन से वियतनाम में जाकर काम किया है या कुछ, उसका काफी लाभ होगा. और दूसरा चीज है एसओपी. एसओपी में खूब एक दर्द भरा कहानी लिख दीजिए. कहिए कि आप अगर भारत से हैं, आप पक्का गरीब हैं. ठीक है, मतलब यू हैव अ स्टोरी ऑफ ऑपरेशन, आपके साथ जातिवाद हुआ है, आपके साथ एक्सक्यूज मी सेक्सिज्म हुआ है, आपके साथ कुछ ना कुछ हुआ ही होगा. जब तक कि आप एक विक्टिम मेंटालिटी लेकर ना जाएं, इन एलिट इंस्टीट्यूशंस में आपको एंट्री थोड़ी गारंटीड नहीं है. और वहां पे जाते कौन है? सबसे ज्यादा रिचेस्ट लोग. तो एक इंसेस्टुअस एक वो बन जाता है कि एक मतलब बहुत सिमिलर टाइप के लोग जाते हैं, पर दे आर रिच एंड दे प्रमोट अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ थिंकिंग, एंड उनका जो करिकुलम है इट इज फार लेफ्ट. वहां पे एक दो लोगों ने, जूइश बच्चों ने इस समय भी प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी, और भी मतलब नॉन जूइश बच्चों ने भी मतलब कई बार प्रयत्न किया है कि कई चीजें हाईलाइट हो. तो ये सब तो हो गया. अब डीईआई पर बात कर सकते हैं. डीईआई जो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया पे होने लग गया, उसमें मेरिट का तो कोई मतलब है नहीं. अगर आप एशियन हैं, मतलब एशियन मतलब इंडियन, चाइनीज, कोरियन, बांग्लादेश, तो पाकिस्तान. आपका वैसे ही डाउनग्रेड, आपके चांसेस कम है. पर हमारी जनता, दोनों की जनता, चाइना इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हमारे जनसंख्या में से कम परसेंटेज में भी कई लोग पहुंच जाते हैं. ठीक है, आपका वैसे भी थोड़ा डाउनग्रेड हो गया, बट फिर भी हमारे नंबर्स काफी अच्छे हैं. बाकी अगर आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप तो भी शायद कम हो सकता है, बिकॉज स्टिल एशियन, बट यू हैव दैट मुस्लिम टैग. then you have blacks, then you have female, then you have other gender, anyone on the gender spectrum, any sexual orientation, all of those things become important. जो चीजें एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोई मायने नहीं रखनी चाहिए, ये पर्सनल क्राइटेरियाज इंपॉर्टेंट हो गए. तो उसमें तो कोई भी पॉलिटिक्स इंडिया में हो सकता है, क्योंकि आप उसके अगर डीन को ही देखें तो उनका तो कोई एकेडमिक क्रेडिबिलिटी बचा नहीं है. उनको, आपको पता चला कि उन्होंने कोई आज तक के पुस्तक नहीं रची है. उन्होंने जितने साइंटिफिक पेपर्स रचे वो सबके सब प्लेजराइज्ड है किसी और से. प्रॉपर उन्होंने जो रेजिग्नेशन पे सॉरी वाला लेटर लिया वो भी प्लेजराइज्ड है. तो आप इंस्टीट्यूशन से क्या मतलब कोई भी एक्सपेक्टेशन रखना, कोई भी आशा रखना एकदम व्यर्थ है, कारण ये लोग क्रेडिबल नहीं है. हम उनको इतने दशकों से देख रहे हैं विद अ डिफरेंट लेंस, बट एकेडेमिया में कोई क्रेडिबिलिटी बची नहीं है. तो ये प्रॉपरली पॉलिटिशियंस है, एक इकोसिस्टम से आए हुए. अब देखिए, मतलब आपको नहीं पता कि वो क्यों बनी है, उनका कोई तो लिंकेज है, उसमें कहीं ना कहीं से फंडिंग आती है. ऐसे Harvard is a for-profit institution, but it's not making a lot of profit. So it's running on a lot of donations. Donations कहाँ से? Worth hundreds of millions of dollars.
I mean, they're getting huge funding. It's not small funding. It is a तो वो very well फंडिंग funded कहाँ से आ रही है, कौन सी और पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई है, वो पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी पॉलिटिक्स क्या है, उनकी प्रो इमिग्रेंट पॉलिटिक्स है, उनकी एंटी इसराइल पॉलिटिक्स है, वो फार लेफ्ट हैं, वो वही करिकुलम पढ़ाना चाहते हैं, देयर इज नो अदर। जैसे वो नहीं होता है एक मॉर्मनिज्म में या कोई बहुत एमिश बहुत क्लोज सोसाइटीज में ऐसा होता है जहाँ पे आप कुछ और पढ़ ही नहीं सकते हैं, आपका कुछ और विचारधारा हो ही नहीं सकता है, तो एक इनग्रेन कर दिया गया है। तो इसका इमिग्रेंट जो यूरोप में इमिग्रेंट क्राइसिस है उससे थोड़ा अलग है, जो यूनिवर्सिटी की बात करें तो। बट आप ऑन द स्ट्रीट जो वो देखेंगे ना, ऑन द स्ट्रीट जो मार्चेस देख रहे हैं, उसके अगर कोई कई सारे पिक्चर्स आए हैं ना, जो यूके में खूब सारा वो ब्रिज ब्लॉक कर दिया पैलेस्टाइन के फ्लैग्स essentially hundreds and thousands of people, 100,000 people in one of them. बिल्कुल। तो उसका एक जो उसकी जो वजह है वो है कि वो तो मतलब यही आइडियोलॉजी उन्होंने तो कभी त्यागा नहीं है ना, ये आइडियोलॉजी तो बिना कोई मुंह ढाके, बिना कोई मास्क के एकदम ओपनली आके, क्यों? क्योंकि उनको पता है उनका इंस्टीट्यूशनल पावर है, दे फॉर्म अ वोट बैंक, भले उनकी जनसंख्या अगर कम भी हो, उनका जो पावर है इट इज इन यूनिटी, दे सीक दीज पोजिशंस। आप देखिए एनएचएस में कितने मुस्लिम्स काम करते हैं और कितने रेडिकल इस्लामिस्ट्स काम करते हैं। मतलब see, as a Muslim, if you're working, of course you need a job, and the NHS is a very respectable place to work in. The thing is, if you have a job and you don't bring in your politics and your religion into that job, nobody cares. The thing is, if you go into that job and you bring in radical Islamism, saying that I will not treat Jews, I will be on leave to protest, for my religion, because let's not confuse it. Protesting pro Hamas is inhuman, but if you're doing it, it's only on the basis of either religion as communism or religion as Islamism. There is no other religion that will really allow that. So excuse me, there is that Islamist mindset has been cultivated by literally importing Islamists. तो अब क्या कर सकते हैं, वहां पे आप खुद ही ढो ढो कर लेकर आए हैं, ट्रक भरकर, बोट भरकर आप माइग्रेंट बोलकर लेकर आए हैं। अब ये लोग तो अपना ही पॉलिटिक्स कराएंगे। अब तालिबान को आप यूके में जाके सेटल कराए तो तालिबान क्या कुछ और बन जाएगा? उनको तो ऑफिस दिया गया है, वो कह रहे हैं कि हम ऑफिस के काम से थक गए हैं, हमें जाना है फील्ड में। ऐसा हुआ है। Will it be fair? There is something which a lot of people say. There is something called survivor's guilt. That essentially you have survived and under your watch somebody has died, right? And you have that guilt. Will it be fair to say about Europe and Western world that they have a violence guilt? For over the years, the kind of are they carrying that so that is easy for the public then to feel defensive or ekdam sort of have sympathy towards such kind of actions because they think that it is essentially the whole mess is because of us only. Do they is that the psychological part behind it? वो एक है, but that's not called survivor's guilt. What you're saying is No, it's essentially not. I'm saying violence guilt. I get what you're saying, but वो क्या है कि अब यूरोप में वो स्टेन तो है ही नाजीज्म का। अब उनमें जो इंडोक्ट्रिनेशन किया गया, वेरी अनलाइक ब्रिटेन बाय द वे, इफ यू सी ब्रिटेन एज अ सेपरेट एंटिटी और यूरोप को एक दूसरा भाग माने, तो आप देखिए जर्मनी में क्या हुआ है उनके नाजी इंपीरियलिज्म फैशिज्म से, उनमें जो एक गिल्ट कॉम्प्लेक्स आया है, वो एक वो जो भावना है हर बच्चे में, हर स्कूल के बच्चे में डाला जाता है कि आप किसी और के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते क्योंकि वो अलग दिखता है, अलग भगवान को मानता है, अलग तरह से पूजता है, उसके खिलाफ अगर कुछ किए तो मतलब आप हिटलर बन रहे हैं। और अगर आप यही चीज ब्रिटेन में देखें तो दे सेलिब्रेट विंस्टन चर्चिल, दे सेलिब्रेट all genocidal lords who've lorded over India and Africa, and they believe that colonialism was good. Like if surveys आए हैं जो ये प्रश्न किए हैं कि do you think colonialism अच्छा था, तो बोलते हैं हाँ, on the whole उनको लगता है कि अफ्रीका और भारत में हमको एक
सिविलाइजेशन की जरूरत थी, ओके। तो दे आर प्राउड ऑफ दैट। तो ये दोनों चीजें एकदम अंतर रखती हैं, और आपको दिखेगा ये उनके एटीट्यूड्स में, क्योंकि हर एक बच्चा जर्मनी में या उनके आसपास के एरियाज में ऐसा हो सकता है कि वो लोग ज्यादा प्रो लेफ्ट हो, प्रो इमिग्रेशन हो। यूके में आपको एक अच्छी नंबर ऑफ लोग दिखेंगे जो कि अपने आप को मतलब अच्छा मानते, रिटेन सम प्राइड। तो हमें कोई भी दिशा में एकदम अपने मानसिकता को एक तरफ में पूरी तरह ढालना नहीं चाहिए। एक एक मिडिल ग्राउंड ढूंढना चाहिए कि बाकी चीज़ों को समझे। एक ही दृष्टिकोण से सब चीज़ नहीं देखी जा सकती है। सारे विषय एक ही मेंटालिटी से, एक ही प्रिज्म, एक ही लेंस से नहीं जांच परख की जा सकती है। But that is the unfortunate part, no? आज की डेट में the polarization is so much कि either you see something एक prism से या दूसरी prism से. There is very less debate on you know on the balance of things, on how things are basically having the both side of opinion view kind of. We are seeing a very polarized world, with very difference of opinions and exactly opposite opinions, and there is very less room for getting those opinions and bringing them in the middle and trying to find a sort of, I would say, consensual discussion where people can actually look at the similarities and then talk about it and build from there. ये है, पर ये जो हम जो डिस्कशन कर रहे हैं इसमें ना एक कोई भी जो वाद विवाद का हमारी सभ्यता में एक कल्चर है, वो चीज मर चुकी है। एक तो फेस टू फेस होने पर आप देखिए ना, आप किसी से जिस तरह से पेश आएंगे सामने, आप उस तरह से सोशल मीडिया पे नहीं आएंगे। आप एक भले आपने नाम रखा है, एक ना डिस्टेंस बन जाता है, तो आप इंसान को Right. पूरे इंसान की तरह से देख नहीं पाते हैं, कितना भी आप कोशिश कर ले। जब आपसे मन मिलता है उनका, तब आप देख सकते हैं, तब आपको लगता है अरे मतलब अच्छे हैं। पर आपसे अगर मन नहीं मिलता है तो आप उसे इंसान थोड़ा कम समझते हैं, और ये धीरे 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 बढ़ चुका है, थोड़ा मैग्नीफाई हो गया है। पोलराइजेशन में काफी उसने काफी ज्यादा सहायता करी है, ऐसे एक डिवीजन करने में। अब इसका तो यही उपाय है कि सब आपस में ये बातें शुरू हो वापस से, और सोशल मीडिया पे ना रखा जाए। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से एक्स, जो अभी पहले ट्विटर कहलाता था, तो एक्स काफी सहायता पूर्वक है। कारण वहां पर अगर आपने कुछ कहा, मैं आपको कम से कम काउंटर कर सकती हूँ, और आपको ऐसा नहीं है कि आप उसे पर्सनली ले लेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपको उसमें थोड़ा सेंस लगेगा। अगर बहुत लोग, अगर 10 लोग आपको बोल रहे कोई बात पर, मे बी यू विल बी फोर्स टू रिकंसिडर इट, मे बी। यही चीज, क्योंकि उसमें ना बहुत सारे अनजान लोग होते हैं, ऐसा कोई, यही चीज आप व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे नहीं कर सकते। वो वन वे मीडियम से आपकी जो Right. इच्छा आपने बोल दिया, डाल दिया। अगर मैं आपको कुछ कहने जाऊं तो मैं अग्रेसिव लगूंगी, मैं इम्पोलाइट लगूंगी। तो वो एक माध्यम के तौर से अंतर रखता है कि एक तरफा बात उन चीजों से, मतलब प्रोपेगेंडा अगर कहें, तो वहां से ज्यादा फैल सकती है कंपेयर टू एक्स, जहां पे इतने सारे वेरिंग व्यूज आपने डाल तो दिया, आपको खूब सपोर्ट मिला, पर कोई ना कोई आपको कोट ट्वीट कर सकता। हाँ, essentially तो difference of opinion बहुत है। X पे ऑडियंस बहुत के लिए देखने के लिए 2-3 धारणाएं हैं, विचारधाराएं रह जाती है। हम्म तो वो ऐसा लगता है कि अगर यही रियल लाइफ में रेप्लिकेट किया जाए इन अ मोर, नॉट ये टीवी डिबेट्स पर जो चलता है वो बहुत नॉइजी होता है, बट इन अ मोर पोलाइट वे, जैसे इंटेलिजेंस स्क्वाड बोल के डिबेट्स होते थे, और ऐसे बहुत सारे डिबेट प्लेटफॉर्म्स है, वो अगर पॉपुलर हो फिर से, वेयर intellectuals are actually talking and people are listening, तो हम्म वो है। तो So let's say, where do you see this going at the end of the day? जो हम अभी देख रहे हैं, जो हम यूरोप में देख रहे हैं, जो हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देख रहे हैं, सी हमने ये देखा कि there was a backlash in UK and essentially जो ये हार्वर्ड जैसे इंस्टीट्यूशंस को कहीं ना कहीं अपने आप को बैकड्रॉ करना पड़ा, कहीं ना कहीं they had to sack one of their presidents also for what happened and the way it is going. Where do you see the trend going now?
अब आपको क्या लगता है कि essentially do you think it is a lost cause, or do you think that there will be rationality and a both side debate coming back into the academics, or will academics continue to be one, you know, dominated, एक साइड का, एक स्ट्रीम का नैरेटिव चलाने के लिए या एक ही साइड देखने के लिए? वो जो एकेडमिक्स का जो है एक परव्यू है, और काफी यू नो essentially मीडिया का भी है. There are media which is, you know, heavily dominated by a certain ideology, which is essentially left leaning. Do you see that this is going to, you know, narrow down, और आपको ये लगता है कि ये बढ़ेगा आगे आने वाले टाइम पे, कि इसका जो रिपरकशन है वो भी सोसाइटी में बढ़े? आपको क्या लगता है? अगर एकेडमिक्स की बात की जाए तो उसमें काफ़ी रिएक्शन है। तो उसमें जो अभी वो एक कोर्स करेक्शन का माहौल बन रहा है। अब देखिए पेरेंट्स को भी पता चल रहा है कि क्या चल रहा है स्कूल में। अगर आप नंबर्स के हिसाब से देखें तो यूएस में यही जेंडर आइडियोलॉजी की वजह से होम स्कूलिंग इतना बढ़ गया, क्योंकि माता-पिता की एक लिमिट होती है, वो जो सीमा पार हो गई है, तो वो डर गए हैं अपने बच्चों को लेकर। कोई भी बचपन से ऐसा नहीं करना चाहेगा, जो लोग पॉलिटिकली कमिटेड है। क्या हो जाता है ना कि अगर आप समाज में देखें, आप एक सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पर सब लोग एक विचारधारा के हैं, आपके बच्चे सब साथ में स्कूल जाते हैं, तो पूछेंगे ना स्कूल गए हैं तो सबके पेरेंट्स ही वही देख रहे हैं, सबके बच्चे हुए, तो उनको ऐसा नहीं लगा होगा कि कुछ गलत है। उनको लगा होगा कि हम अच्छे बन रहे हैं, अपना रहे हैं दूसरे विचारधारा, दूसरे सोचने के तरीके। तो उसमें यू नो उनको बहुत देर से कोई जागरूकता मिला कि अच्छा ये एक अलग दिशा में जा रहा है, शायद हमारे बच्चों के लिए हानिकारक है। कारण थेरेपी की ज़रूरत होने लग गई, बच्चे ड्रग्स लेने लग गए। अब वो देख रहे हैं उनके आस-पास के सारे बच्चों के साथ हो रहा है, तो भी उनको गलत नहीं लग रहा है। पर बाकी जो लोग इसमें नहीं घुसे हैं, जो दूसरे दूर के सोसाइटीज़ में रहते हैं, रूरल है ज़्यादा, वो अपने बच्चों को होम स्कूल करने लग गए कि भई हम चाहते हैं कि वो पढ़ाई करके थोड़े जागरूक बने, थोड़े समाज में कॉन्ट्रिब्यूटिव बने, कौन-सा पेड़ क्या करता है, कौन-सा नदी क्या कहाँ से बह रहा है, ये सब सीखें, ना कि पॉलिटिक्स और ना कि अपने मतलब जेंडर. कंस्ट्रक्टिविज़्म जो कहते हैं एक आइडियोलॉजी, वो नहीं। तो वो हुआ है, तो एक रिएक्शन है, ठीक है? वो एक एकेडमिक रिएक्शन है। बट क्या वो हमारे एक्सक्यूज़ मी, क्या वो उनके राजनीति में रिफ्लेक्ट होगा, ये हम गारंटी नहीं कर सकते हैं। यूएस में भी जो बैकलैश है, उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, क्योंकि एक साइड से जो आवाज़ है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो लेफ्ट एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, उनके कैंडिडेट्स डिसाइडेड है, वो मतलब एक भले उनको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। They haven't changed too much. The right is a little more spread out. सब एक दूसरे, you know, every candidate hates the other. उनके supporters hate each other and all of that. तो वो थोड़ा वो रहा है, तो politics is a different ball game. तो वो यूएस राइट. में है। अब यूके में देखें तो एक्सक्यूज मी, अभी जो भी गवर्नमेंट है, उन्होंने एक दो स्टेटमेंट दिए हैं कि ये इमिग्रेशन के अगेंस्ट, पर यूके में अगेन सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूरोप। यूरोप में अगर फ्रांस में देखें तो 7.4% जो उनकी पॉपुलेशन है फॉरेन इमिग्रेंट्स की, वो ऑलमोस्ट 50% क्राइम स्टैटिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके. मतलब उनका बहुत डिस्प्रपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन है। यूके में यही लोग सिटीजन्स हैं। यूके में वो फॉरेन नहीं है, वो रेफ्यूजीज नहीं है, वो माइग्रेंट्स नहीं है, वहां पे यही लोग सिटीजन्स हैं। तो ये पॉलिसी मेकिंग में भी आते हैं, सब कुछ माइग्रेशन के अगेंस्ट उन्होंने कुछ कुछ रूल्स बनाए हैं, बट उनमें इतना वो नहीं। अब इटली में देखिए, नेदरलैंड्स में देखिए, तो राजनीति आप देखें तो वहां पे लोग जा रहे हैं कि एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी। अब और हम ये भी नहीं समझ सकते कि उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं तो इंडिया के लिए अच्छा हो गया। नहीं, हमें उनके नजरिए से देखना पड़ेगा। अगर हम नेदरलैंड्स को देखें, we have to think from the viewpoint of the Netherlands.
is it okay for them, like when they elected, they haven't actually, you see the right leaning politicians making strides finally. अब ये उनके लिए अच्छा हो सकता है, क्या ये भारत के लिए अच्छा हो, क्या पता, शायद वो पूरे लीगल माइग्रेशन पे बैन लगा दें। Okay. भारतीय ज्यादातर जब जाते हैं लीगल माइग्रेंट्स बनते हैं, वो सिटीजन्स बनते हैं, जबकि जो रेफ्यूजी क्राइसिस है वो मोस्टली अनडॉक्यूमेंटेड या इलीगल माइग्रेंट्स हैं। Right. तो वो ऐसा नहीं है कि कोई भी एक सोल्यूशन सबको ठीक लग जाए। तो हमें भी ऐसे, मतलब हम बस एक नजर रख सकते हैं उन पर, जो हमारी दृष्टिकोण है उस हिसाब से देख सकते हैं कि क्या ये भारत और भारतवासियों के लिए ठीक है, क्या ये हिंदुओं के लिए ठीक है, पर क्या ये ओवरऑल उस देश के पॉलिसी हिसाब से ठीक है, हमें वो भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि पोलैंड ने ये सब देखते हुए एक ग्लोबलिस्ट प्राइम मिनिस्टर चुना है, राइट? Yes. Essentially, तो yes. वहां पर वो तो प्रॉपरली लेफ्ट पॉलिसीज ला रहे हैं। तो अब जब उनके प्रधानमंत्री ये विचारधारा के हैं, पर उनकी जनता काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रही है, तो आप सोच सकते हैं वहां पर रिएक्शन है, बट पॉलिटिक्स तो गई हाथ से। पॉलिटिक्स के तो हम, मतलब एकेडमिक्स का तो चलिए रिएक्शन बेस्ड है, उनको पैसे ही नहीं मिलेंगे। पॉलिटिक्स का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है हर जगह, राइट? क्योंकि उसमें कोई एक स्ट्रेट रोड नहीं है कि हाँ बैकलैश हो रहा है तो सही नेता आ गया। हम, मतलब बाकी दुनिया में देखें तो हर जगह से ये थोड़ा कम्युनिज्म का वो इल्यूजन थोड़ा सा हट रहा है, बट उसका मतलब है कि पॉलिसीज में सुधार हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अभी तक के होने में काफी समय लगेगा। इवन इटली में देखें, क्राइसिस एकदम यहाँ तक है, एक इंसान जाके तो सुधार नहीं सकता है। हमारे अपने देश में देखिए कि हम किसी को डिपोर्ट कर नहीं रहे हैं, जब यहाँ पे लाखों इलीगल माइग्रेंट्स हैं, लाखों में, एक एक शहर में, तब आप 1000 लेकर बोलते हैं कि ये हमें मिले हैं। वो भी कुछ दिन जेल में रहेंगे, फिर वो बाहर निकल जाएंगे, उनको जॉब्स मिलती है, पता है सबको कि जॉब्स देने वाले वो चेकिंग नहीं करते हैं। तो अब हमारे ही देश में ये स्थिति है। तो बाकी देश में जहाँ पे उनको पॉलिटिकल सपोर्ट हर राज्य, मतलब हमारे यहाँ पे तो चलिए इतना सेंट्रलाइज्ड है नहीं कि अपने राज्य भी डिसाइड करते हैं अपनी तरफ से। तो वहां पर जब उनको पता है कि पॉलिटिकल पेट्रनेज जो कहते हैं, जो पॉलिटिशियंस एक दूसरे को, पॉलिटिशियंस ही उनकी सहायता करते, ह्यूमन ट्रैफिकर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं? मतलब वो अपने तरीके लेकर ही आएंगे अनलेस उनको फोर्स किया जाए। अब आप देखिए फ्रांस में 68%, 63% सेक्सुअल क्राइम्स राइज हुए हैं ड्यू टू फॉरेनर्स हु फॉर्म 7.4% ऑफ द पॉपुलेशन। स्वीडन में 150% गेन हुआ है सेक्सुअल क्राइम्स एंड ऑल ऑफ दैट। उसका रिएक्शन क्या होता है? एक फार राइट आइडियोलॉजी, वो भी बहुत खतरनाक है। नाजीज़म, फैशिज्म बहुत ही डरावने आइडियोलॉजीज हैं। इक्वली रिग्रेसिव। तो आप, मतलब ऐसा एक, जो ये पॉलिटिशियंस का काम है कि एक मिडिल ग्राउंड मैनेज करें कि जो देश के रिसोर्सेज हैं वो देशवासियों को जाए, जो टैक्स पेइंग लॉ अबाइडिंग नागरिक हैं उनको जाए। पर आप चाहते हैं बाहर से लोगों को इंपोर्ट करके आपको वोट दिया जाएगा, तो उसके लिए आप लोगों को इंपोर्ट करके बैठा रहे हैं, और वो चाहे कुछ भी कर ले और नागरिकों के साथ, आपके बच्चों की स्थिति जो भी हो आप बाद में देख लेंगे। तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, उसमें समय लगेगा अगर सुधार हुई तो भी। सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, जैसे आपने कहा कि हमारा भी इमिग्रेशन का इशू है, सो इट बेसिकली इज अ ग्लोबल इशू, राइट? एंड आई थिंक इंटीग्रेशन इज समथिंग जो सारे जो कंट्रीज हैं कहीं ना कहीं वो ये सोच रही हैं कि एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन जो है वो इसका एक आंसर है। डिपोर्टेशन इज नॉट एन आंसर। क्योंकि अगर आप ये देखें ना, व्हाट द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इज that none of the Arab countries, which are predominantly Muslim, have the same culture, have the same tradition. Basically, Arabs loosely with same bonded culture and all that. None of them are ready to open doors either for the fellow Arabs
in regards to Hamas Palestine or for fellow Muslims, for example, in Pakistan or Afghanistan? Why is it that the onus is only on the democratic countries to adjust and take care of these issues? Well, the question should be that why don't you assimilate and integrate within your own uh, fellow tribesmen or fellow religious men, where it's easier for you to be there and essentially job. देखें ना आप, अगर हम इमिग्रेशन की बात करते हैं, जॉब रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, तो इंडिया से, श्रीलंका से, साउथ एशिया से बेसिकली कितने लोग जो है वो यूएई या सऊदी अरेबिया या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गल्फ में नौकरी करने जाते हैं. सो रिक्वायरमेंट तो है वहां पर, बट देन जब इमिग्रेशन या जब रेफ्यूजीज की पॉइंट आती है तो वो एक को भी नहीं लेते, वो अपने बॉर्डर्स क्लोज कर, राइट. और ये जो एसिमिलेशन है, ये फिर ओनस आ जाता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज पे. तो डू यू थिंक कि आने वाले टाइम पे द डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर गोइंग टू डू समथिंग अबाउट इट, और पुट प्रेशर ऑन the Arab world also, कि you also have to be a part of this refugee taking initiatives? Do you think that will happen, or do you think it will be more like they will make themselves more closed and we'll make them ourselves more open? आपने स्टार्ट किया ये कहकर कि ग्लोबल प्रॉब्लम थोड़ी अलग है. मतलब हमारी प्रॉब्लम उनके एक सीरिया वॉर लेड रेफ्यूजी क्राइसिस, तो हमारा म्यांमार और बांग्लादेश से आ रहे हैं. जी आ रहे हैं. देखिए अगेन हमारे यहाँ का तो पता है ना, पॉलिटिक्स है, बहुत करप्शन है. आप बीएसएफ गार्ड्स को पैसे दे रहे हैं, उनको स्मगल करके. मैं गई हूँ बॉर्डर्स पे, मैंने आंखों देखी. मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि किस तरह से आकर सेटल कर दिया गया. अब आप बिना पॉलिटिकल पेट्रनेज के आधार कार्ड्स और ये सब तो नहीं दिलवा सकते हैं, राइट. तो ये जब तक हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम ही नहीं है, हमारा ऑलमोस्ट जीरो सिस्टम है. 90% से ज्यादा कन्विक्शन रेट, मतलब एक्विटल रेट्स है इन रेप केसेस. तो हमारी आम नागरिक को कोई सहायता हमारे जुडिशरी और लीगल सिस्टम से मिलने से रहा. थोड़ी सुधार आ रही है, बट बहुत ज्यादा नहीं है. तो वो हमारा अलग प्रॉब्लम है. पर जो फोर्स से वो लोग के वहां आ रहा है, मतलब धन्य है कि उस फोर्स से उतना नहीं है. आज जिनको आना था वो आ चुके हैं बहुत सारे, अब ट्रिकल इन करते रहते हैं. और जिस दिन एक पॉलिटिकल विल बनेगा वो भी रुक सकता है. वहां पर ऐसा नहीं है. वहां पर आज तक के मतलब बोर्ड भर भर के जबरदस्ती उनको समय नहीं मिला है इंटीग्रेशन असिमिलेशन का, बिल्कुल भी. मतलब देखने का भी, ऐसा नहीं कह रही कि यहाँ पर आकर लोग इंटीग्रेट हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं हुए. कई लोगों को भाषा तक के नहीं आती है यहाँ की, पर ठीक है. वहां का प्रॉब्लम मैं अलग नजरिए से देखना चाहूंगी. ये क्या इसी तरह चलते रहेगा? अब देखिए ईयू का जो पॉलिटिक्स है ना, वो आप उसे ग्लोबलिस्ट कह सकते हैं कि इंटरनेशनलिज्म का वो है. तो जब तक कि वो है द वर्ल्ड विदाउट बाउंड्रीज का एक आइडिया, वो आइडिया ही है. क्योंकि कोई भी राष्ट्र, एक राष्ट्र, हमारा जो राज्य है, हमारा जो देश है, वो अलग, एक इंडियन स्टेट जो कहते हैं, वो एक अलग बेसिस पर, एक सभ्यता के बेसिस पर है. बाकी नेशंस का सभ्यता का कोई बेसिस नहीं है. बहुत कम ऐसे देश हैं जिनका सभ्यता का बेसिस हुआ. जैसे आप रशिया को देख लें, वो है उनका ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन एक वो कमिटमेंट. बाकी लोगों का क्या है कि सभ्यता आप कह सकते हैं, बट भाषा, रिलीजन, जैसे जर्मनी, UK, these are all Christian countries, right? The US, these are all Christian democracies. आप वहाँ पे चाहे आप क्रिश्चियन नहीं है, आपके सैलरी में से 10% पैसे टाइप में चले जाते हैं, चर्च को चले जाते हैं. और वो काफी ज्यादा कन्वर्जन्स फंड करते हैं. स्कैंडिनेवियन नेशंस, जर्मनी, ये सारे चर्चेस बहुत ज्यादा हमारे देश में, अफ्रीका में कन्वर्जन्स वो करते हैं, फंड करते हैं. अब इन पर जो बोझ है वो उनकी राजनीतियों के द्वारा क्रिएट करी गई है. और ये अभी जब तक कि ये एजेंडा है ईयू का, ग्लोबलिज्म का एजेंडा है, तब तक कि इसका कोई अंत नहीं है, अनलेस कोई ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स को सिलेक्ट किया जाए ईयू के लिए, सिर्फ अपने अपने देशों के लिए नहीं. क्योंकि अगर इटली की प्रधानमंत्री आकर कह दें कि हम इमिग्रेशन पे रोक लगाएंगे, रोक लगा तो नहीं पाई है ना. उनको पूरा सपोर्ट चाहिए हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से.
ये किसने किया एल साल्वाडोर में, जो क्राइम रेट कम करने के लिए नायब बुकेले बोल के जो उनके प्रेसिडेंट है उन्होंने करके दिखाया। बट ये पॉलिटिकल विल बनाना और उसको फॉलो करवाना काफी एक इट्स अ डाइसी थिंग, बिकॉज एक देश बहुत अलग देशों पर अलग चीजों के लिए निर्भर है, तो जो लेवरेज है वो कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, वो एक वो इतना आसान नहीं है किसी को मैनेज करना। So don't you think that it is threatening the European Union at large, and it is basically bringing European Union back to the nation states which they were before EU was formed? Do you think it's at that stage? अगर वो रिएक्शन ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है। अब जैसे हंगरी, सर्बिया, Hmm. कई सारे उसमें कहते रहता है कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, हम आपकी तरह वोट नहीं देंगे यूएन में। तो अपनी अपनी जो सभ्यता है वो कोई भूलना नहीं चाहता है, तो उसमें अगर इतना रिएक्शन हो जाए तो ऐसा हो सकता है। पर हम कितनी जल्दी देख सकते, कब देख सकते, तो मैं तो नहीं एक्सपर्ट हूँ इसमें, मैं नहीं कह पाऊंगी कि कुछ होगा कि नहीं। पर इट वुड बी अ वैलिड रिएक्शन, राइट, बिकॉज ब्रेग्जिट हुआ है हमारे देखते देखने में Yes. ही हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि कल कोई और देश कह दे ऐसा, पर अभी तो ऐसे कुछ बना नहीं है, ऐसा कोई माहौल नहीं लग रहा है। तो अभी के लिए Mhm. ईयू में हम यही एक्सपेक्ट करते रह सकते थे कि जर्मनी की जो ग्रीन पार्टी है, ओपनली प्रो इमिग्रेशन, एंटी न्यूक्लियर पॉलिसी, एंटी फॉसिल फ्यूल, मुझे नहीं पता वो कहाँ से क्या सोच रही है, एंटी रशिया, सब कुछ ही एंटी है, तो कहाँ से अपने ही नागरिकों को मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन या एनर्जी कहाँ से उनकी ये सब जरूरतें पूरी कर सकती है, भगवान जाने और वो जाने। बट पॉलिटिक्स इज इट्स ओन गेम। तो क्राइसिस आई आई स्पीक ऑफ इट फ्रॉम अ नागरिक के Hmm. दृष्टिकोण से कि उन पर क्या Honest. बीत रही है, क्योंकि उनकी जो सभ्यता है वो देख रहे हैं, उनके आंखों के सामने सिर्फ बदल नहीं रहा है, मतलब एक अटैक हो रहा है उन पर, Hmm. कि उनके बच्चों के साथ रेप हो रहा है, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, उनके कपड़े पहनने का, उनका डेमोक्रेसी पर इम्पैक्ट है। अब Even डेमोक्रेसी, demographic change भी है कहीं पे तो huge demographic change, and then you know जी जी subsequent politics of it is there, like UK में हमने देखा है, right? So सॉरी, it's आपने वो happening. कहा ना अरब देशों पर क्यों नहीं ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। बात ये है कि अरब देश तो झेल चुके हैं ना, इजिप्ट और जॉर्डन तो उनको सहायता करके देख चुके हैं कि उन्हीं के गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर रहे हैं। Yeah. पैलेस्टीनियन जाते हैं कहीं पर, वो अपना एकजुट हो जाता है, जबकि पैलेस्टाइन, essentially the people of Palestine सेम लोग हैं जो जॉर्डन के लोग हैं, सेम लोग। 70% of Jordanian politician, हाँ, sorry, population is basically Palestinian. हाँ, तो अब यही लोग जाके जॉर्डन के राजा को डिथ्रोन करना चाहते हैं। कोई राजा कहेगा यार मतलब मेरा दिमाग खराब है, इजिप्ट ने कंक्रीट की दीवारें लगा दी है नीचे तक के जाते हुए कि कोई टनल ना खोद के आ जाए, कि वो Hmm. गारंटी नहीं है, वो लोग कुछ भी कर लेंगे। तो अब वो झेल चुके हैं। अब वो डेमोक्रेसी नहीं है कि उन पे भार दिया जाए, वो तेल वाले देश हैं। क्या कर लेंगे आप, वो क्या मतलब व्हाट कैन यू लेवरेज अगेंस्ट देम, दे हैव The मनी monarch. and they have a good realization of what is necessary from a strategic perspective। MBS के अंडर में जो चेंज आया है वो मतलब ऑलमोस्ट भारत के लेवल का चेंज आ रहा है वहां पे। Hmm. पर आप देखिए वो काफी सुपरफिशियल है, वहां के लोगों का बिहेवियर और उनका जो उनकी जो मान्यता है वो नहीं बदल रही है, और ना वो बदलने दिया जाएगा। पर वो ऐसा देश है जहाँ पे रूल ऑफ लॉ बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि अभी के लिए नहीं, इट्स नॉट जस्ट अंडर मोहम्मद बिन सलमान, इट्स बिन द केस सिंस एजेस दैट यू कैन नॉट जस्ट स्टॉप buses and blockade the road and sit and pray on the roads, you cannot do that in Saudi Arabia। And Saudi reforms will take a lot of time for people to Sure, adjust yeah, and take it, for the because for society to, decades they have. and that's fine। What I'm saying is that उनके from a national security perspective वो इतने बुद्धू तो नहीं है। ये जो मूर्खता Hmm. है वो डेमोक्रेसीज पर थोपा जाता है, उनको ऐसे सब लेबल्स लगा करके अरे आप रेसिस्ट नहीं हो सकते, आप इस्लाम, कहते हम इस्लामिक हैं, हम कहाँ से इस्लामोफोबिक हैं, हम तो True. इस्लाम के इस्लाम का जड़ है। तो वो लोग का कोई बोझ नहीं डाल सकते, आपके उनके अगेंस्ट कोई लेवरेज नहीं है। पर वो झेल चुके हैं, तो उन पर कोई कुछ करा के दे आर नॉट गोइंग टू टेक देम इन, मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट कि आने वाले फ्यूचर में हम ऐसा देख सकते हैं, भविष्य में ऐसा होगा, ऐसा नहीं है।
So basically, then what you're saying is that, this clash of civilizations will continue. We'll see these frictions happening at different places. We'll see these people, till some order is restored. Right now, the order is pretty much imbalanced. There is a simple solution to restoring order. Law and order is a function of the state. Hmm. अगर कोई देश अपने नागरिकों को एक सुरक्षित रखना चाहे तो उनको बस लॉ अपने बनाए हुए कानून के आधार पर, उनको न्याय के आधार पर न्याय मिल जानी चाहिए, बस। और मतलब हम कितना भी इस पर चर्चा कर ले, इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। आप इमिग्रेंट्स ला रहे हैं, लीगल होने चाहिए। वो सेटल हो रहे हैं, उनका जो बिहेवियर है वो लीगल होना चाहिए। जाके Hmm. रेप कर दिया, फिर कल को बाहर आ गया, और फिर से रेप कर दिया, फिर बाहर आ गया, फिर 10 बार किया है, फिर भी बाहर आ गया। फिर जब किसी ने छापा है उसके बारे में 20 साल बाद, जब अब वो बूढ़ा हो चुका है, तब जाके Right. किसी ने छापा उसके बारे में, तब तक वो मर्डर भी कर चुका है, तब तक वो रेप भी कर चुका है। तब आप उसका अगर मतलब तब आप सीरियसली लेने लग जाए तो आपकी अनसीरियसनेस दिख रही है। जनता मूर्ख नहीं है, और पर उसको झेलने की आदत हो चुकी है। ये बहुत गंभीर मामला है कि हम न्याय नहीं मांगते हैं अपने ही मतलब पॉलिटिशियन से, अपने ही नेताओं से, अपने ही राजनीति से। तो एज अ डेमोक्रेसी, look, citizens are the ones driving these requirements. No, true, because in Germany, a lot of citizens are now essentially thinking that they are the second-class citizens of their own state. क्या कर रहे हैं वो? उसके अगेंस्ट देखिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वो जैसे चार्ली एब्डो पे अटैक हुआ था, ठीक है? Hmm. कोई सिटीजन इज नॉट गोइंग एंड Le Mans, which is far left in France. Nobody's going and attacking their offices. DW, nobody's going and attacking their offices. I'm not saying that violence is the solution. I'm just saying that the citizens are, and there is, look, at when the पानी जब सर के ऊपर चला जाता है तब एक रिएक्शन होता है। भगत सिंह भी इस धरती पर पैदा हुए थे, है ना? तो वो वाला रेवोल्यूशनरी माइंडसेट, आई एम ग्लैड कि राजनीति ऐसा है कि मतलब इट्स नॉट अलाउइंग फॉर दैट लेवल ऑफ वायलेंस टू हैपन, क्योंकि कोई भी सभ्यता और कोई भी सभ्य देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। पर एक जो वो है ना माइंडसेट की एंटी ऐसा एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं कहना चाहती, बट जो ये करंट पॉलिटिक्स के अगेंस्ट है, एकेडेमिया में होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल एक आप Debate अगर होना। मतलब DW के अगेंस्ट एक आउटलेट क्रिएट करें, जिनको सपोर्ट मिले, जिनको उतना फंडिंग मिले, जो Hmm. लंबा के अगेंस्ट क्रिएट करे, जो मतलब नॉट अ रैडिकल राइट विंग वन, बिकॉज देन इट मेक्स नो सेंस, दैट हैज वेरी लिटिल इंटेलेक्चुअल हेफ्ट। Basically, getting rationality back into debates and into Exactly. academy. So that is something that is a function of citizenry. अब वो हो नहीं रहा है जल्दी, पर वो हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सो हम शायद ऐसे मतलब ऐसी आशाएं रख के बैठ तो सकते हैं, पर देखते हैं, क्योंकि जो आपको जो नॉइज दिख रहा है ना वो एक तरफा दिख रहा है। आप देखिए Hmm. प्रोटेस्ट कितने हुए थे फ्रांस में, टायर जला रहे हैं लोग, खूब वायलेंस कर रहे हैं। ये भी क्या मतलब, दिस इज नॉट द वे सोसाइटी शुड एग्जिस्ट। जो मैं कह रही हूँ कि चार्ली एब्डो पे अटैक नहीं हुआ, वो अच्छी बात है, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि होना चाहिए, बट मैं कह रही हूँ कि एक दूसरी तरफ से हुआ था कि एज Hmm. it was an Islamist attack. It was an Islamic Yeah. terror, act of Islamic terror. It wasn't, citizens being like, "Oh my God, we are being, disrespect." I mean, any other place Oh, is not faced that, because citizens are pro, their own nation, their own ways of life. तो वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको मानते हैं कि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, एक लोकतांत्रिक जीवन में ये सब करना उचित नहीं है। तो अगर Hmm. ये मतलब वो अच्छी बात है एक स्टेबल सोसाइटी के लिए, पर यही जो स्थिर समाज है वो जागकर कहीं कोई पुस्तकें लिखे, कहीं कोई बोलने लगे, पर ये No, even बहुत I would say, बहुत स्ट्रॉन्ग that is, मतलब हाँ, गवर्नमेंट फोर्स। अगर आप and देखें कनाडा में क्या हुआ ट्रकर्स प्रोटेस्ट के साथ, अभी अल्बानिया में, पोलैंड में जितने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपको दिख रहा है कोई कवरेज? न्यूयॉर्क पोस्ट ने कवर किया है? क्यों वो हमारे वाले, क्या वो छोटी सी प्रोटेस्ट को, मेट्रो वाले प्रोटेस्ट, क्या नहीं, फार्मर्स प्रोटेस्ट को ना, वो फेक वाला जो उसको लिख दिया 250 मिलियन, मतलब 250। आप
समझ रहे हैं कितने लोग हैं? 250 मिलियन का नंबर लगा के दे दिया है, ठीक है, बट आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि पोलैंड में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, स्वीडन में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अल्बानिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कहीं-कहीं प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अल्बानिया कह रही हूँ, दूसरी जगह, बट एनीवे यूरोप में हर जगह प्रोटेस्ट चल, और जब चला कनाडा में जल्दी से जल्दी उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए, उनके पैसे रोक दिए गए, ट्रकर्स को ब्लॉकेट कर दिया गया, पुलिस का लाठीचार्ज, वो खत्म। Absolutely. So they have two sets of rules, one for themselves, one for the world. You know, they don't practice what they preach. फ्रॉम सिटीजन पर्सपेक्टिव अगेन कि नागरिक करे भी तो क्या करें, कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर करने से काम नहीं चल रहा है, वोट करने से पता नहीं, मतलब सकते। वोटिंग ही एक ऑप्शन है बट वो भी ढंग से कर नहीं रहे। बट आई थिंक वही है जो राइट विंग में जो इंटरनल फ्रिक्शंस हैं, यू नो, और ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिकल पार्टीज में ये जो ऑल्टरनेट फ्रिक्शंस हैं। पॉलिटिक्स आपका बहुत सही फ्रेज है आई थिंक, क्योंकि वो हाँ, ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स है। यूरोप में एक देश का लीडर है, बाकी यूरोपियन यूनियन का भाग होने का एक वो नतीजा है। है, तो प्रेशर बहुत अलग है। So hopefully we'll see, we'll talk more about this जैसे जैसे changes होती जाएंगी इस साल में, and क्या shape आती है इसकी, we'll speak more about this. Thank you Sagrika, thank you very much for being with us. आपका बहुत बहुत धन्यवाद।